हाय स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स क्लासेस प्रकाश की किरणें। तो इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने लेकर आया है ऑब्जेक्टिव, उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। प्रकाश की किरणें गमन करती है ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, ऑप्शन ये। जब भी प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3। चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम जो कहता है वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, तो उसका उत्तर हो जाएगा बराबर, जो साइड में आंसर दिया गया बराबर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। जब आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अभिलंब आपतन के लिए आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R के मान हमेशा ये क्या होगा? शून्य ही होगा, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं सभी परावर्तक पृष्ठों पर। परावर्तक मतलब जहाँ से किरणें आती हैं और टकरा कर वापस चली जाती हैं, उसको परावर्तक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, जहाँ से किरण आई और टकरा के चली गई। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब जो बनता है वो होता है काल्पनिक। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, अगला क्वेश्चन, सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो बिल्कुल सीधा होगा। चेहरा देखने के लिए खाली जगह दर्पण का उपयोग होता है, ये समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग। कौन दर्पण का? समतल दर्पण का यूज हम लोग करते हैं। चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी एवं सीधा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण क्या होगा? ये समतल दर्पण होगा। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होते हैं वो सीधे बनते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन ए दर्पण के आगे, ऑप्शन बी दर्पण के पीछे, ऑप्शन सी कहीं आगे कहीं पीछे,
ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण में जो दर्पण का प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा। तो हम सभी इसका जानते हैं कि यदि 100 सेंटीमीटर की दूर पर खड़ा है तो लड़के के प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? 200, उसकी डबल होगी, दोगुनी हो जाती है। याद रखेंगे इस चीज़ को। 100 है तो 200 हो जाएगा। अब आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है कहलाता है। अवतल दर्पण। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र मध्य बिंदु को कहते हैं, ध्रुव कहते हैं उसको। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र, जैसे एक दर्पण ऐसे है, तो उसको मध्य बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग? ध्रुव कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तीसरा नंबर। गोलीय दर्पण जिसे खोखले गोले का भाग होता है, केंद्र को दर्पण का खाली जगह कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में P एवं C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में ध्रुव एवं वक्रता से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता के बीच की दूरी का मध्य बिंदु कहलाता है, फोकस कहलाता है। नेक्स्ट, वक्रता त्रिज्या R एवं फोकस दूरी F में संबंध है। R बराबर 2F होता है। R त्रिज्या है, उसकी दोगुनी उसकी फोकस होती है। गोलीय दर्पण का आभासी होता है उत्तल दर्पण में। किस गोलीय दर्पण का फोकस वास्तविक होता है? अवतल दर्पण में। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उनकी वक्रता त्रिज्या की होती है, उसकी आधी होती है, 1/2 होती है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी? उसकी आधी होगी। अकॉर्डिंग टू थ्योरी के अनुसार उसकी आधी हो जाती है, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर होगी। ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी उसकी आधी होती है। अभी थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसकी आधी होती है 10 सेंटीमीटर। ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या 9 सेंटीमीटर होगी। अभी उसी पे चल रहे हैं फोकस, क्योंकि उसकी आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32? तो इसकी भी आधी हो जाएगी, 16। एक वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से होगी 2F के बराबर होगी। यानी फोकस जो होगा उसके दोगुनी होगी। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो जाहिर सी बात है फोकस से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? सभी फोकस से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण
उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद आती प्रतीत होती है? फोकस से ही, जितने भी किरणें आएंगी वो फोकस से गुजरेंगी। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, आभासी भी होगा और वास्तविक भी होगा। इसका आंसर हो जाएगा 3। किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अवतल दर्पण में इसका बड़ा बनता है, इसलिए सैलून में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि बड़ा दिखे। दाढ़ी बनाने जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा बड़ा दिखे। नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर में उल्टा होता है जब वस्तु रहता है सी पर। एक क्लास इसमें हम लोग लेंगे इसके कंस्ट्रक्शन पर, सी कहाँ पर रहता है, एफ कहाँ रहता है, इस पे हम लोग एक पूरी क्लास लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका इस प्रश्न का उत्तर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कौन सा होगा? तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा, तीनों होगा। किसी अवतल दर्पण से वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका आभासी, सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका आंसर होगा ध्रुव और फोकस के बीच में। जैसा कि पहले बताया कि एक क्लास इस पे लेंगे और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे, एफ, 2F, फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, इस सभी के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तब बनता है जब वस्तु रहता है P तथा F के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर रहता है तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा एवं अत्यंत छोटा। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा एवं बड़ा। तीसरा नंबर क्या बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, तीनों बनेगा ये। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु एवं उसके बने हुए वास्तविक प्रतिबिंब की बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? शून्य होगी। मतलब किसी भी में प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी न्यूनतम दूरी जो होगा वो शून्य होगी। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है? P तथा F के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। P का मतलब पोल और F का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन दर्पण वस्तु का हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा एवं छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में। इसलिए गाड़ी का जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि उसका प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा प्रतिबिंब बने, पूरा दिखे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः वो दर्पण होगा उत्तल दर्पण।
कौन सा गोलीय दर्पण सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दर्पण जो वस्तु का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, सीधा एवं आवर्धित जो बनाएगा उसको अवतल दर्पण होगा। इसलिए अवतल दर्पण को आवर्धित दर्पण भी कहा जाता है। किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं आवर्धित बनता है? अवतल दर्पण में। किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? ये भी अवतल दर्पण में होगा। अगर एक शब्द में कहा जाए कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, आवर्धित बनेगा और सीधा बनेगा। नेक्स्ट, किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं वस्तु के बराबर बनता है? समतल दर्पण में। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, ना बड़ा ना छोटा। नेक्स्ट, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो उत्तल का जो है, उत्तल दर्पण का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र को कवर करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी में ड्राइवर के सामने दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण, जो साइड मिरर के रूप में यूज होता है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, वाहनों के पार्श्व दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सेम क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण। वाहन के पार्श्व में लगे दर्पण होते हैं, सेम क्वेश्चन। उत्तल दर्पण। ये तीनों क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछता है, इसलिए अलग अलग के रूप में इसको लाया गया है। मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सेम क्वेश्चन। उत्तल दर्पण, सेम क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो घुमा घुमा के पूछा जाता है। हाँ, इसको मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट का मतलब जिसमें लाइट जो पड़ता है उसमें अवतल दर्पण का यूज होता है, क्योंकि यह जो भी किरणें हैं वो ज़्यादा फोकस करती है दूर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण में, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा दिखता है। आप चेहरे का आवर्धित एवं सीधा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो दर्पण चाहिए। अवतल दर्पण। सेविंग दर्पण के रूप में जब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो चेहरे को कहाँ रखा जाता है या कहाँ होता है? दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच में। नेक्स्ट, दांत विशेषज्ञ द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण। इसको आवर्धित लेंस दर्पण भी कहा जाता है। सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में गोलीय दर्पण में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। दर्पण पर प्रकाश किरण आपतित होती है बाईं ओर से। गोलीय दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर मापी गई दूरी होती है ऋणात्मक होगी। गोलीय दर्पण के जो ध्रुव से बाईं ओर मापी जाएगी वो ऋणात्मकता को दर्शाती है। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक होगी। बाईं ओर ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी होती है धनात्मक। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होगी। बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v एवं फोकस f के लिए गोलीय दर्पण का संबंध है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। 1/v + 1/u बराबर 1/f। इससे कई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, इसको याद रखना चाहिए सभी बच्चों को। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी
छात्र इसको देखेंगे, इस वीडियो को, इसको इम्पोर्टेंट के रूप में याद करेंगे। एक बार ये जितने न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन हैं एक क्लास में इसको लाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ऋणात्मक होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, धनात्मक। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और दर्पण से वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की दूरी -37.5 सेंटीमीटर होगी, 37.5 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण में आवर्धन के बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु बटे वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा उल्टा। गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का व्यंजक, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, m बराबर -v/u। इस प्रकार आज हम लोगों ने प्रकाश चैप्टर से, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो 2026 का बोर्ड परीक्षा है इनमें से 2 या 3 नंबर आपके सिक्योर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।